स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो श्रृंखला में। मेरा नाम है एचपी सोलंकी। हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण यानी SBMG के अंतर्गत देश ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। अब देश के कुल गांवों में से 50% यानी आधे गांवों ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण मिशन के दूसरे चरण के अंतर्गत खुले में शौच मुक्त का दर्जा हासिल कर लिया है। शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, गोवा, अंडमान निकोबार, दादर नगर हवेली और दमनदीप व लक्षद्वीप शामिल है। अब तक करीब 3 लाख गाँवों ने स्वयं को ODI प्लस घोषित किया गया है। जैसा की आप सभी जानते हैं, यह 2024-25 तक स्वच्छ ग्रामीण मिशन के दूसरे चरण के लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। बताते चले, ODI प्लस गाँव के अंतर्गत वे ग्रामीण क्षेत्र शामिल हैं जिन्होंने ठोस या तरल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों को लागू करने के साथ ODI स्थिति को बनाए भी रखा है। इसमें प्रतिशत की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य इस प्रकार हैं। अगर बड़े राज्यों को देखें तो तेलंगाना 100%, कर्नाटक 99.5%, तमिलनाडु तीसरे स्थान पर यानी 97.8%। अगर छोटे राज्यों को देखें तो प्रथम स्थान पर गोवा 95.3% के साथ और सिक्किम दूसरे स्थान पर है 69.2% के साथ। गौरतलब हो कि इस मिशन को सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने के प्रयासों में तेजी लाने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 2014 में शुरू किया गया था। हाल ही में केंद्रीय पत्तन, पोत, परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय ने नई दिल्ली में हरित पत्तन दिशा निर्देश 2023 हरित सागर का शुभारंभ किया है। अगर इसके उद्देश्यों की बात करें तो जीरो कार्बन उत्सर्जन लक्ष्यों को प्राप्त करने के व्यापक दृष्टिकोण को पूरा करना, साथ ही सभी बंदरगाहों पर पर्यावरण के लिए अनुकूल कार्य प्रणालियों को बढ़ावा देना है। बताते चले, हरित सागर दिशा निर्देश 2023 पत्तन विकास, संचालन और रखरखाव में इकोसिस्टम के साथ कार्यकुशलता बढ़ाने की परिकल्पना पर आधारित है। जैसा कि आप जानते हैं, यह पहल पत्तन संचालन में स्वच्छ हरित ऊर्जा के उपयोग, भंडारण हेतु बंदरगाह क्षमता विकसित करने, हरित ईंधनों जैसे कि ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया, ग्रीन मेथनॉल इत्यादि के कुशल प्रबंधन व सुरक्षित इस्तेमाल पर जोर देती है। साथ ही इसके अलावा इस अवसर पर प्रमुख बंदरगाहों को वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान उनके परिचालन और वित्तीय मापदंडों पर सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। याद रहे, उच्चतम वृद्धिशील सुधार दर्ज करने वाले बंदरगाहों को भी सम्मानित किया गया है। उन्हें साल 2022-23 के दौरान उनके समग्र प्रदर्शन के आधार पर यह रैंक दी गई है। वर्ष 2022-23 के लिए सर्वश्रेष्ठ पूर्ण प्रदर्शन का पुरस्कार 137.56 MMT के उच्चतम कार्गो का प्रबंधन करने के लिए कांडला के दीनदयाल पोर्ट को दिया गया है, जबकि पारदीप पोर्ट को सिर्फ बर्थडे आउटपुट पर बेहतर प्रदर्शन का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए वन अर्थ वन हेल्थ एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 का उद्घाटन किया है। बताते चलें, यह कार्यक्रम 26 और 27 अप्रैल को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। याद रहे, 2023 में यह 6वां संस्करण है। अगर इसके उद्देश्यों की बात करें तो वैल्यू वेस्ट हेल्थ केयर सेवाएं प्रदान करने वाले हेल्थ केयर वर्कफोर्स के निर्यातक के रूप में मेडिकल वैल्यू ट्रेवल के क्षेत्र में भारत की ताकत को प्रदर्शित करना है। साथ ही विश्व स्तरीय स्वास्थ्य व कल्याण सेवाओं के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में भारत को उभारना है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी फिक्की के सहयोग से इसे भारत की G20 अध्यक्षता के साथ सह ब्रांड किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह कार्यक्रम सशक्त वैश्विक स्वास्थ्य संरचना के निर्माण के लिए वैश्विक सहयोग और साझेदारी के महत्व को बल देता है। साथ ही यह मूल्य आधारित स्वास्थ्य सेवा के माध्यम से सार्वजनिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करने की दिशा में कार्य करता है। इसमें 70 देशों के 125 प्रदर्शक और लगभग 500 मेजबान विदेशी प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। यह कार्यक्रम भारत से सेवाओं के निर्यात को भी बढ़ावा देगा। जैसा कि आप जानते हैं, यह प्रमुख हितधारकों व विशेषज्ञों के बीच दुनिया भर के उद्योगों में पेशेवर आदान प्रदान के लिए एक आदर्श मंच प्रदान करेगा। हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने एक राष्ट्रीय आउटरीच अभियान शुरू किया है। इस अभियान का नाम है संगठन से समृद्धि, यानी किसी ग्रामीण महिला को पीछे न छोड़ना। यह अभियान आजादी का अमृत महोत्सव समावेशी विकास के अंतर्गत लॉन्च किया गया है। अगर इस अभियान के उद्देश्यों की बात करें तो पात्र ग्रामीण परिवारों की 10 करोड़ महिलाओं को एकत्रित करना, साथ ही स्वयं सहायता समूहों के अंतर्गत सभी कमजोर और सीमांत ग्रामीण परिवारों को इसमें लाना है। यह विशेष अभियान 18 अप्रैल से शुरू होकर 30 जून 2023 तक चलेगा। यह अभियान ऐसे वंचित ग्रामीण समुदायों को एकत्रित करेगा जो NRLM कार्यक्रमों के लाभों से अनभिज्ञ हैं। यह अभियान 1.1 लाख SHG बनाने की आशा के साथ सभी राज्यों में चलाया जाएगा। इस अभियान के जरिए निष्क्रिय स्वयं सहायता समूहों को पुनर्जीवित किया जाएगा तथा अन्य हितधारकों द्वारा संबंधित स्वयं सहायता समूहों का सामान्य डेटाबेस भी बनाया जाएगा। बताते चलें कि 2016 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का नाम परिवर्तित करके DRLM कर दिया था। इस योजना के 2 घटक हैं, एक ग्रामीण भारत के लिए तथा दूसरा शहरी भारत के लिए है।
हाल में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इंटर अपलाइन 2023 मेले को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने पर्वतमाला परियोजना पर चर्चा भी की है। बताते चलें, इस पर्वतमाला परियोजना के तहत भारत सरकार की योजना 5 वर्षों में 1200 किलोमीटर से अधिक रोपवे लंबाई की 250 से ज्यादा परियोजनाओं का विकास करने की तैयारी में है। भारत वर्तमान में रोपवे मानकों को बढ़ाने में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रिया और यूरोप के उद्योगों को प्रोत्साहित कर रहा है। अगर पर्वतमाला परियोजना का संक्षिप्त परिचय देखें तो पर्वतमाला योजना या राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर आधारित योजना है। इसका कार्यान्वयन सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। यह योजना पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ यात्रियों हेतु कनेक्टिविटी और सुविधा में सुधार करने से संबंधित है। जैसा कि आप जानते हैं, पर्वतमाला योजना के तहत 60 किलोमीटर की लंबाई विकसित करने हेतु 4000 करोड़ रुपए की 8 रोपवे परियोजनाओं को प्राथमिकता दी गई है। इसके साथ ही रोपवे या केबल परिवहन एक परिवहन प्रणाली है जो विशेष रूप से खानों या पहाड़ी क्षेत्रों में उपयोग की जाती है। यह मोटर के जरिए केबल द्वारा संचालित होते हैं और बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करते हैं। अब आपको इंटर अपलाइन 2023 मेला से अवगत करा दें। यह एक अपलाइन टेक्नोलॉजी के लिए अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला है। इसका आयोजन ऑस्ट्रिया के इंसब्रुक में 19 से 21 अप्रैल तक किया जा रहा है। यह मेला प्रमुख उद्योग कंपनियों, सेवा प्रदाताओं व केबल कार उद्योगों के निर्माणकर्ताओं को एक मंच प्रदान करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों और प्राथमिक घरेलू लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्यान्न प्रदान करने के लिए नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना को मंजूरी दे दी है। नई योजना को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का नाम भी दिया गया है। याद रहे, देश के 80 करोड़ से अधिक गरीब और अत्यंत निर्धन लोगों को इसका लाभ मिलेगा। अगर इसकी पृष्ठभूमि की बात करें तो वर्ष 2022 के अंत तक इसी नाम से एक अन्य योजना पहले से ही संचालन में थी। इस पूर्ववर्ती योजना को अप्रैल 2020 में कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के एक हिस्से के रूप में शुरू किया गया था। इसके पश्चात सरकार ने पूर्ववर्ती PMJKAY योजना में 2 मौजूदा खाद्य सब्सिडी योजना को समाहित करके 1 जनवरी 2023 से इस नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना को लागू किया। आपको इस योजना की विशेषताओं से अवगत करा दें। योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्रता के अनुरूप सभी अत्यंत निर्धन लोगों को और अधिक गरीब लोगों को वर्ष 2023 के लिए निःशुल्क खाद्यान्न प्रदान किया जाएगा। यह योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रभावी और एक समान कार्यान्वयन के लिए खाद्य एवं सामाजिक वितरण विभाग की 2 सब्सिडी योजनाओं को समाहित करेगी। ये सब्सिडी योजना इस प्रकार हैं: NAFNFSA के लिए FCI को प्रदत्त खाद्य सब्सिडी तथा विकेंद्रीकृत खरीद राज्यों के लिए खाद्य सब्सिडी। अगर इसके महत्व को देखें तो यह एकीकृत योजना गरीबों के लिए खाद्यान्न की पहुंच, वहनीयता और उपलब्धता के संदर्भ में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2023 के प्रावधानों को मजबूत करेगी। अब आपको राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का संक्षिप्त परिचय करा दें। 10 सितंबर 2013 को अधिसूचित तथा 5 जुलाई 2013 से लागू यह अधिनियम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के दृष्टिकोण में कल्याण से अधिकार आधारित दृष्टिकोण की ओर एक आदर्श बदलाव का प्रतीक है। यह अधिनियम कानूनी रूप से 75% ग्रामीण आबादी तथा 50% शहरी आबादी को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी TDS के तहत रियायती खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार देता है। इसके तहत प्राथमिकता वाले परिवारों की श्रेणी के लिए प्रति व्यक्ति प्रति माह खाद्यान्न की पात्रता 5 किलोग्राम है, जबकि अंत्योदय अन्न योजना के परिवारों के लिए प्रति परिवार प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराने का प्रावधान है। इसके तहत पात्र व्यक्ति चावल, गेहूं, मोटे अनाज क्रमशः 2, 3 और 1 रुपए किलो के राज्य सहायता प्राप्त मूल्यों पर खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रहे, इस अधिनियम के तहत राशन कार्ड जारी करने के उद्देश्य से परिवार की 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की सबसे बड़ी महिला को घर की मुखिया होना अनिवार्य है। इस अधिनियम में महिलाओं और बच्चों के पोषण सहायता पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। गर्भवती व स्तनपान कराने वाली माताओं गर्भावस्था के दौरान तथा बच्चे के जन्म के 6 माह के बाद भोजन के अलावा कम से कम 6000 रुपए का मातृत्व लाभ भी प्राप्त करने का हकदार है। इसके साथ ही 14 वर्ष तक के आयु के बच्चे भी निर्धारित पोषण मानकों के अनुसार भोजन प्राप्त करने के हकदार हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्य सचिवों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। मुख्य सचिवों का यह 33वां राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय बजट 2022-23 में इन पहलों को शुरू करने की अपनी मंशा की घोषणा की गई थी। अगर इस कार्यक्रम के उद्देश्यों की बात करें तो विभिन्न विकास मानकों पर पिछड़े ब्लॉकों के प्रदर्शन में सुधार करना तथा ब्लॉक स्तर पर शासन एवं अंतिम छोर तक सेवा वितरण में सुधार करके विभिन्न असमानताओं को दूर करना है। यह कार्यक्रम मौजूदा योजनाओं के अभिसरण तथा परिणामों को पुनर्परिभाषित व निरंतर आधार पर उनकी निगरानी करके भारत के सबसे दुर्गम और अविकसित ब्लॉकों में नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए शासन में
सुधार करने पर केंद्रित है। इस योजना की कवरेज की बात करें तो नीति आयोग के सीईओ परमेश्वरन अय्यर के अनुसार इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए एक अंतर संचालयी समिति द्वारा राज्य के परामर्श से 28 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के 500 ब्लॉकों की पहचान की गई है। जैसा कि आप जानते हैं, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम का शुभारंभ वर्ष 2018 में शुरू किए गए आकांक्षी जिला कार्यक्रम की तर्ज पर किया गया है, जिसने उल्लेखनीय सफलता हासिल की। आपकी जानकारी के लिए बता दें, डेटा संचालित शासन को प्रोत्साहित करने तथा ब्लॉकों के बीच स्वस्थ और गतिशील प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख विषयगत क्षेत्रों में रैंकिंग जारी की जाएगी। दरअसल यह कार्यक्रम प्रत्येक ब्लॉक में 5 विषयगत क्षेत्रों के तहत वर्गीकृत 15 प्रमुख सामाजिक आर्थिक संकेतों की निगरानी पर ध्यान केंद्रित करता है। ये कार्य क्षेत्र इस प्रकार हैं: स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि और जल संसाधन, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास, बुनियादी ढांचा एवं सामाजिक विकास। याद रहे, प्रमुख सामाजिक आर्थिक संकेतकों को रियल टाइम आधार पर ट्रैक किया जाएगा। अगर राज्य एवं ब्लॉक प्रशासन की भूमिका को देखें तो इस पहल के प्रमुख चालक के रूप में राज्य इस कार्यक्रम की प्रगति के लिए संबंधित अधिकारियों का मार्गदर्शन, समर्थन, समीक्षा और क्षमता निर्माण करेंगे। जिला प्रशासन के नेतृत्व में ब्लॉक स्तर के अधिकारी शासन के आखिरी छोर तक सेवा वितरण में सुधार करेंगे। वे सामाजिक कल्याण विकास में सहायता के लिए ब्लॉक स्तर पर बुनियादी ढांचे में सुधार पर भी ध्यान केंद्रित करेंगे। अब आपको इस कार्यक्रम के महत्व और संभावित लाभों को बता दें। आर्थिक विकास। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के क्रियान्वयन में शासन के आखिरी छोर तक समग्र विकास सकारात्मक रूप से आर्थिक विकास को उत्प्रेरित करेगा, साथ ही ब्लॉकों को भारत की जीडीपी में योगदान करने में सक्षम करेगा। यह कार्यक्रम सतत विकास लक्ष्यों के तहत पहचाने गए महत्वपूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी सहायता करेगा। साथ ही प्रत्येक नागरिक की जागरूकता में वृद्धि करके तथा सरकारी योजनाओं तक उनकी पहुंच बढ़ाकर उनके अधिकारों की रक्षा करने और उनमें सम्मान को बनाए रखने में भी मदद करेगा। इसके अतिरिक्त सभी ब्लॉक प्रशासनों को अपनी सर्वोत्तम प्रथाओं और ज्ञान को प्रदर्शित करने की एक साझा मंच भी प्रदान करता है। इससे प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद को बढ़ावा मिलेगा। आपको हमारी ये वीडियो श्रृंखला कैसी लगी? आप लाइक या डिसलाइक का चुनाव कर सकते हैं। साथ ही HB सोलंकी स्टडी को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।